हेलो डियर्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेज। आज के इस वीडियो में जो कि हमारा सीरीज लगातार जारी है, जब तक आपका मैथमेटिक्स का पेपर हो नहीं जाएगा क्लास 10th का, तब तक हम लोग क्लास 10th के अनसॉल्व पेपर को और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और आपके रिवीजन को ओवरऑल में आपके मैथमेटिक्स में पूरी तरह से आपको एक बेहतर स्कोर दिलाने के लिए लगातार तत्पर रहूंगा जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो सेट नंबर 3 अनसॉल्व पेपर 2023 का आ गया है। और इस सेट नंबर 3 में अनसॉल्व नंबर पेपर में जो आपका खंड आ है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने खंड बा को प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है, तो खंड बा के सभी वीडियोस को सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात मैं आपसे पहले कह देता हूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे होने का मतलब कि हो सकता है पहले मैंने सी समझा दिया हो फिर मैंने डी समझाया हो, तो उस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होंगे। आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मिलेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस पर फोकस करिएगा, क्रम पे फोकस ना करके। ठीक है, तो आज का वीडियो खंड बा के लिए है और आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से आगे बढ़ाइए और इस क्रम में आप इसको सॉल्व करते हुए अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए अग्रसर होइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है x अक्ष द्वारा। अगर x अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो y बराबर क्या होगा 0, और अगर y अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो x अक्ष बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर आपको x अक्ष विभाजित किया है तो x अक्ष पर यही कहीं मान लीजिए विभाजित किया होगा, तो x अक्ष पर विभाजित किया है तो x अक्ष लिख देंगे यहाँ पर। और तो अगर x अक्ष पे विभाजित किया तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गया है। x अक्ष पर विभाजित करेगा तो y बराबर 0, और अगर y अक्ष पर विभाजित करेगा तो x बराबर 0। ये बात आप कंफर्म रखेंगे। ठीक है, अब किस रेशियो में विभाजित कर रहा है ये भी नहीं पता है। कह रहा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है ये भी मुझे पता नहीं है, तो वो रेशियो में मान लेता हूं m1 और इसको मान लेता हूं मैं m2। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक को मान लिया m1 और एक को मान लिया मैंने m2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, एक बार आपको y अक्ष वाला देखना है। तो y अक्ष पे क्या होता है 0, y अक्ष पे क्या रखा हुआ है 0, और 0 बराबर क्या होता है m1। अगर मैं y अक्ष का निर्देशांक लिखता हूं तो क्या होता है y बराबर m1 y2, m1 इंटू y2 कितना है 5, प्लस m2 y1, y1 कितना है इंटू में -5। ठीक है, m1 लेंगे तो y2 लिया जाएगा, m2 लेंगे तो y1 लिया जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हो रहा है। अब m1 प्लस m2 को इक्वल किधर लेके आएंगे तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 0 में, और m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही आएगा, और ये इक्वल किसके आएगा 5m1 और प्लस इंटू माइनस -5m2। क्लियर हो रहा है। अब इस -5m2 को इक्वल किधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +5m2, और ये इक्वल किसके आएगा 5m1 के। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं m1 और m2 का रेशियो निकालूं तो m1 ये इंटू का m2 इधर आएगा तो अपॉन m2 इक्वल टू यहाँ 5 पहले है 5 लिख दीजिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया तो आया 1/1। इसी को हम लिख सकते हैं जो m1 रेशियो m2 आया वो कितना आया 1:1। क्लियर हो रहा है। तो m1 और m2 का रेशियो मुझे मिल गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष के निर्देशांक के लिए, अच्छा जब 1:1 के लिए हो गया यानी कि दोनों बीच क्या है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, जब x अक्ष का लगाते हैं तो x अक्ष में मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं x1 की वैल्यू पूछूं तो x1 की जगह पे क्या है 1 है, प्लस x2 की जगह पर क्या है -4 है,
और अपॉन में कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 और प्लस इंटू माइनस -4 अपॉन में कितना 2, -4 + 1 -3 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई -3/2। तो अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं कि वो कौन सा निर्देशांक है जिसने डिवाइड किया, तो वो निर्देशांक क्या होगा, आपने वो निर्देशांक क्या माना हुआ है, x, 0 माना हुआ है। तो आप लिखोगे x, 0 और x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने -3/2 और कॉमा में क्या हो जाएगा 0, और यही इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले का f कह रहा बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है 2, -3 तथा B का निर्देशांक है 1, 4। तो मैंने एक वृत्त यहाँ बना लिया है और इसमें आपको A का निर्देशांक पूछा है। तो A का निर्देशांक मैंने क्या मान लिया है, देखिए आपसे पूछा है A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A का निर्देशांक मैंने क्या मान लिया है x, y, ठीक है। और फिर उसका केंद्र कितना है 2, -3। तो केंद्र पर मैंने क्या लिख दिया है 2, -3। और इसके बिंदु B का जो निर्देशांक है वो कितना है 1, 4। तो यहाँ लिख देंगे 1, 4। अच्छा, आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं और जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो व्यास को, यानी आपका व्यास क्या है AB है, व्यास को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेशियो कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर हो रहा है, यानी इनकी जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो 1:1 ही होगा। क्लियर हो रहा है, इतनी बात आपको समझ आई। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहला काम, आपने मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पढ़ा है। अगर आपको 2 का निर्देशांक निकालना है, इसका निर्देशांक, तो पहले अगर मुझे 2 का निर्देशांक निकालना है तो 2 बराबर क्या होगा भाई, आपने पढ़ा होगा अगर बीचों बीच होता है तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है ये x होता है, ये y होता है। तो x बराबर होता है m1 कितना है, अगर आपका क्या नाम है, दोनों इक्वल हैं, अगर आपका 1:1 में है तो फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2। तो x1 पर कितना है x है, प्लस x2 कितना है 1 है, और अपॉन में 2। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू x + 1 हो जाएगा, और ये +1 इक्वल किधर आएगा तो 4 - 1 = x। 4 - 1 की वैल्यू कितनी आई 3, और 3 वैल्यू कितनी आई x। भाई मध्य बिंदु में 2 है और मध्य बिंदु में x का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2। तो इसका प्लस इसको बटे 2 करके हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। अब फिर अगला आपको y का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -3। तो यहाँ इस बार आप लगाएंगे y के निर्देशांक वाला फॉर्मूला -3 दिया हुआ है, और अगर y का निर्देशांक -3 दिया हुआ है तो जब y वाली बात करते हैं तो क्या लिखते हैं y1 + y2/2। तो y1 की जगह पर क्या है y है, प्लस y2 की जगह पर क्या है 4 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया जाएगा तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, और ये कुल किसके होगा y + 4 के। तो यहाँ -6, ये +4 इक्वल किधर आएगा -4, +4 इक्वल किधर आएगा -4, और ये इक्वल किसके आएगा y के। तो -6 और -4 कितना हो जाएगा -10, और ये इक्वल किसके हो जाएगा y के। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई कितनी -10। तो आपके जो बिंदु A का निर्देशांक है, निर्देशांक किसका A का, निर्देशांक A का वो कितना माने हैं आप x, y माने हैं, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, तो लिख दीजिए 3, और y की वैल्यू कितनी मानी आया है -10 आया है। तो 3, -10 इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। तो आशा है आपको ये शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा अगला प्रश्न है दूसरे का D नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर हूबहू लिख लिया है। यहाँ cos थीटा बराबर दिया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। तो
तो एक समकोण त्रिभुज हम बिना सोचे समझे बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो अगर आपको पता हो तो जहां 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाला ये होता है लंब, और ये क्या होता है आधार, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 5, आधार कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। आपको लंब फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कर्ण की वैल्यू देखूं तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर बराबर लंब मुझे पता ही नहीं है, लंब का स्क्वायर लिख करके छोड़ देंगे, आधार का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये प्लस 4 का स्क्वायर 16 इधर आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, और ये बराबर क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर। तो 16 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, और ये बराबर लंब स्क्वायर होगा। अगर इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो लंब की जो वैल्यू आएगी निकल के सामने वो कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी लंब की वैल्यू कितनी निकल गई, 3 निकल गई। अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट कर देना है और आराम से आंसर को निकाल लेना है। सबसे पहला देख लेते हैं, इस तरफ आपको लिखना है साइन थीटा लिखा है, तो यहाँ लिख लीजिए किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको वैल्यू रखना है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब आपने कितना निकाला हुआ है 3, और कर्ण कितना है 5, यानी लिख देंगे यहाँ पर आप 3/5 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ लिख दीजिए 4/5, और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया हुआ है 3, और आधार कितना दिया हुआ है 4, यानी 3/4, और 3/4 का क्या, स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखेंगे तो 3 चौके 12 बटे 5 पचे 25 हो जाएगा, और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 चौके 16, तो 12/25 और 9/16 ये हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 16 का मल्टीप्लाई 12 में करिएगा तो 12 6 72 के 2 हासिल आया 7, 12 1 12 7 19, 192 आया, और प्लस 25 का 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 225 हो गया। 25 नमा 9 पचे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूना 18 4 22, अपॉन में नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 16 पंचे 80 के 0 हासिल आया 8, 16 दूना 32 और 8 440, 32 8 40, 5 और 2 कितना होता है 7, 9 2 11 होता है, और 1 2 3 और 1 हासिल 4, तो 417/400 आपकी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आशा है आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है 2 का ई नंबर प्रश्न। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य यानी समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 25 दिया है। प्राप्तांक यानी वर्गंतराल दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है, और आपसे माध्य भी दिया हुआ 25। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है कि प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता दिया है 6 f 6 10 5। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है आपको, और माध्य भी कितना दिया हुआ है, माध्य मैंने लिख लिया है 25, माध्य दिया हुआ है 25। तो सबसे पहला काम आपको माध्य का फॉर्मूला ही लिख लेना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi। ये किसका फॉर्मूला होता है, माध्य का, और ये माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, माध्य ही निकालने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आपको x निकालना होगा, फिर fi xi निकाल पाएंगे आप। तो x के लिए क्या करना होता है, 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10 और 0 10, 10/2 कितना करेंगे 5, 10 और 20 30, 30/2 करेंगे 15, 20 और 30 50, 50/2 करेंगे 25, 40 30 70, 70/2 करेंगे 35,
40 50 90, 90/2 करेंगे 45। क्लियर हो रहा है। अगर मैं आपसे सिग्मा FI पूछूं, I = 1 से n सिग्मा FI अगर पूछूं तो सबको जोड़ोगे, 6 6 12 12 5 17 और 10 27 और प्लस में क्या बचेगा f, 27 प्लस f, ये किसकी वैल्यू आई, सिग्मा FI की। तो यहाँ मैं लिख लूंगा सिग्मा FI की वैल्यू को, जहाँ सिग्मा FI लिखा हुआ है यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अपॉन में सिग्मा FI लिखा है और सिग्मा FI की वैल्यू आई 27 प्लस f, जैसा कि अभी भी आपने यहाँ फाइंड किया। ठीक है, अब आपको सिग्मा FI XI चाहिए। अब हम FI XI की खोज में निकलते हैं। तो FI XI के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 30 आएगा, f का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 15f आएगा। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे, 25 छक्का होता है 150, 6 पंचे 30, 6 9 12 3 15, 150, 35 दहाई 350 होता है और 45 पचे 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 होता है। अब आपको सिग्मा FI XI चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा I = 1 to n FI into XI चाहिए। सबको जोड़ दो, 30 और 150, 150 और 350 जोड़िएगा तो आएगा 500, 500 और 30, 530, 530 में 25 जोड़िएगा 555, 555 में 200 जोड़िएगा तो आएगा 755। एक बार ऐड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 755 आया। तो जहां आपका सिग्मा FI XI है वहां आप क्या रख दीजिए 755 और प्लस में कितना लिखा हुआ 15f भी है, प्लस में 15f। तो 755 इसको जोड़े 755 आया और प्लस में कितना बचा हुआ 15f, तो यहाँ लिखेंगे 15f। यानी आपका जो सिग्मा FI XI आया, सिग्मा FI XI आया, उसकी वैल्यू लिखेंगे 755 और प्लस में कितना 15f, तो यहाँ लिख देंगे 15f। और ये इक्वल किसके दिया हुआ है, 25 के दिया हुआ है आपके क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ से आगे आपको इसी को सॉल्व करके आपको f की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ से आपको 755 प्लस 15f ऐसे लिख देना इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई 27 में करिएगा, ये तिरछा मल्टीप्लाई होगा तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 के 5 हासिल आया 17, 25 दूना 50, 50 और 10 60, 7 67, 675 और प्लस 25 का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो 25f होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 755 ये प्लस 675 इक्वल किधर आएगा, माइनस 675 होगा, इज इक्वल टू 25f, ये प्लस 15f इक्वल किधर आएगा तो माइनस 15f होगा। और घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 7 गया तो आया 8 और 6 में से 6 गया कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ 25f में से 15f गया तो 10f आया। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 8 80, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी f की, यानी जो f की वैल्यू निकल के सामने आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। और यही आपसे इस प्रश्न में पूछा था। तो आशा है आपको ये क्वेश्चन भरपूर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आशा आपको समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से 1 घटाया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मान लीजिए, सिंपली आप मान लीजिए, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। अगर आपने अंश को x और हर को y माना है तो आप ये भी जानते होंगे कि भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर होता है, यानी x/y हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आपसे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर आगे कहता है आपसे कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। कह रहा कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए। प्रथम शर्त क्या कहता है, कहता अगर अंश में 1 जोड़ देंगे तो अंश क्या है x, और इसमें 1 जोड़ दीजिए, और अपॉन में हर कितना है y। तो अगर अंश में 1 जोड़ देंगे तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, जैसा कि आपका प्रथम शर्त कह रहा है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लीजिए। 3 का x मल्टीप्लाई करेंगे 3x,
3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये इक्वल किसके होगा बाबू, y का। ठीक है, तो 3x, ये प्लस y इक्वल किधर आएगा, माइनस y, और ये प्लस 3 इक्वल किधर जाएगा, -3, और ये बन के आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो रहा है। फिर अब हम लोग सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं, सेकेंड शर्त। सेकेंड शर्त क्या दिया हुआ देखेंगे, कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है ना। कह रहा जब हर से 1 घटा देंगे, अभी आपका फ्रैक्शन क्या है, x/y है, यही है। कह रहा है जब आप हर में से 1 घटा देते हैं, फ्रैक्शन आपका x/y है, और जब आप हर में से 1 घटा देते हैं तो जो आपका भिन्न होता है वो 1/4 हो जाता है, यही कह रहा है आपसे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x, इक्वल टू y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो y, और -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा -1, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, ये प्लस y इक्वल किधर आएगा, -y, और इक्वल क्या बचेगा, -1, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर भी -y दिख रहा है, यहाँ पर भी -y दिख रहा है, मैं इन दोनों को चाहता हूँ गायब हो जाए तो मैं घटा दूंगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे समीकरण 1-2, समीकरण 1-2। समीकरण 1 क्या है, बायां पक्ष बाएं पक्ष से घटेगा और दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो बायां पक्ष क्या है, 3x - y, और ये घटेगा किससे, 4, इसमें से क्या घटाएंगे, 4x - y को, तो -4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल किसके आएगा, यहाँ है -3, माइनस यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है भाई, घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। घटाने पर सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखें तो +y और -y कैंसिल हो जाएगा, -4x + 3x -1x, और ये बराबर माइनस में 2 आएगा, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x = 2 किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मैं समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है, 3x - y = -3, तो 3 × x की वैल्यू कितनी है, 2, -y = -3, तो यहाँ पर 6 - y = -3, -y = -3, ये +6 इक्वल किधर जाएगा, -6, तो -y = क्या हो जाएगा, -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, x और y का वैल्यू आप निकाल लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो वह भिन्न आपने क्या माना था, x/y माना था, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x/y, और x की वैल्यू कितनी निकाल लिया है आपने, 2, और y की वैल्यू कितनी है, अपॉन में 9, तो 2/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक ठोस है जिसका आकार कैसा है, शंकु के आकार का है। ठोस कैसा है, शंकु के आकार का है, और ये किसके ऊपर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले के अर्धगोले पर ऐसे क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कहता है कि यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो, तो यहां लिख दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये इक्वल है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। सबसे पहला काम तो आप मान लो, इसमें आप ये जानते हो यहां से यहां तक जो होता है ये होता है, और ये ऐसे होता है, ये होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई l, यहां से यहां तक क्या होती है, रेडियस r, और जो रेडियस आपके वृत्त की होगी, अर्धगोले की होगी, वही रेडियस आपके शंकु की भी होगी। क्लियर हो रहा है।
तो अगर मैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2πr² होता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इस तरफ भी पाई है और इस तरफ भी पाई है, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ r 2 बार है, एक बार से एक बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ 2 बार r था तो एक बार r बचा और इक्वल टू क्या बचा, l, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। क्लियर हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे फिर उसी को पढ़ते हैं। कह रहा है तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या तो कितनी है, यहां लिख लेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है, r है। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है, शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या निकालनी है, आप शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। तो शंकु की ऊंचाई क्या होती है, h होती है, और शंकु की ऊंचाई का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, h = √L² - r², यही फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि L की वैल्यू कितनी दी हुई है तो आप कहोगे 2r दी हुई है, तो जहाँ L है वहाँ पर लिख दीजिए 2r और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा, r²। तो 2r का स्क्वायर क्या होता है, 4r², तो रूट में 4r² और माइनस 1r², 4r² में से 1r² घटाइएगा तो आएगा 3r², और आप जानते हैं कि रूट में r² हो तो r बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल √3 बचेगा, यानी h बराबर कितना आ जाएगा, r√3। ठीक है, तो अब आपको शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिख दोगे त्रिज्या बटे ऊंचाई, अनुपात माने होता है भिन्न, तो त्रिज्या कितना है, होता है r है, अपॉन ऊंचाई कितना निकाल लिए हैं आप, r√3, r से r हो गया कैंसल, आया 1/√3, और इसी को आप लिख सकते हैं 1/√3, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा है ये नन्हा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने इतना ही पढ़ा। तो सबसे पहले एक मंदिर बना दीजिए और मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे जो मेन मैटर करता है वो फिगर मैटर करता है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये खुद कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो बना देते हैं एक 15 मीटर मंदिर, एक 15 मीटर का मंदिर बना दीजिए। ठीक है, ये है 15 मीटर का, 15 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, इसको नाम दे देंगे मंदिर, टेम्पल। ठीक है, टेम्पल है आपका। फिर अगला क्या कह रहा है, सड़क के, ये मान लो सड़क के इस ओर है और एक सड़क के दूसरी ओर है, और सड़क के दूसरी ओर क्या है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। इस तरफ आपका मान लीजिए बीच में सड़क है, बीच में क्या है, सड़क है, और सड़क के इस ओर क्या बना हुआ है, सड़क के इस ओर एक भवन बना हुआ है, सड़क के इस ओर एक भवन बना हुआ है, और इस भवन की ऊंचाई मुझे नहीं पता है, तो इस भवन की ऊंचाई मान लीजिए h, भवन की ऊंचाई क्या मान लीजिए आप, h। कह रहा एक भवन है, भवन माने भवन का स्पेलिंग जो भी आप होम मान लीजिए, मेरा घर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है, h। अब आपसे कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, देखिए यहाँ लिखा है शीर्ष, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। तो इसका शीर्ष मंदिर का और भवन का शीर्ष, इन दोनों शीर्षों का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण के लिए आप जानते हैं आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये रहा आपका आधार, और ये कितना डिग्री है भैया, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है। फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। फिर कह रहा है तथा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री
तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसी शीर्ष से ही इस भवन के पाद का माफ कीजिएगा थोड़ा तिरछा हो गया लाइन, इस भवन के पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से आता है और ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो आपने पढ़ा है एकांतर अंतः कोण, तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है। अब ये मेरा फिगर बन के हो गया है रेडी। अगर आपका फिगर बन के रेडी हो गया है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ वही यहाँ, तो ये भी कितना होगा, 15 मीटर होगा। क्योंकि ये पूरी हाइट h है, तो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट को जानना चाहूँ तो पूरी है h, और h में से ये 15 घटा देंगे तो h माइनस क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर है। यानी कि इस बार ऊंचाई दिया है h और इसी को सिद्ध करना है, यानी कि भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले आप लेंगे tan 30 डिग्री। क्या लेंगे, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अच्छा, मुझे आधार नहीं पता है तो आधार में क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, तो यहाँ का भी आधार क्या होगा, x होगा। ठीक है। अब tan 30 डिग्री लेते हैं, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, और लंब कहाँ से होगा, यहीं से आपने ऊपर लंब लेना है। तो लंब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, h-15 है, यानी लंब है आपका h-15 अपॉन में आधार कितना है, आधार है आपका x। ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होता है, और ये इक्वल किसके होगा, h-15 अपॉन x के। ठीक है। अब यहां से मैं x का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x 1 आर x, और ये इक्वल किसके होगा, √3 ब्रैकेट में h-15 होगा कि नहीं होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x का मल्टीप्लाई 1 में और √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, या फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। अब इसी प्रकार एक बार आपने tan 30 लिया तो अब आप दूसरी बार क्या लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे। तो जब आप tan 45 डिग्री लेंगे तो लिखिएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब कितना है आपका, 15 मीटर है। 45 के लिए यहां से यहां तक का आपका हाइट होगा, तो लंब कितना है आपका 15 है, अपॉन आधार तो वही रहेगा, जो ऊपर आधार वही नीचे आधार, तो आधार कितना है, x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 इक्वल टू होगा 15 अपॉन में x। ठीक है। तो यहां से x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये सेकंड। ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ x है, तो क्या x की जगह पर बराबर 15 दिया हुआ है, तो क्या इस x की जगह पर मैं 15 रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ 15 रखेंगे, रख दीजिए 15, और इक्वल कितना हुआ है, √3, तो √3 लीजिए, और इस √3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, h में, तो √3h हो जाएगा, और इसी √3 का मल्टीप्लाई -15 में होगा तो -15√3 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे हाइट निकालना है, तो 15, ये -15√3 इक्वल किधर आएगा, तो +15√3 हो जाएगा, और इक्वल किसके बचेगा, √3h के बचेगा। क्लियर हो रहा है। और आगे देखें, दोनों में से 15 कॉमन है, मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा +√3, और ये इंटू का √3 इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन √3 हो जाएगा, अपॉन √3, और ये इक्वल किसके जाएगा, h के जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब आप जानते हैं कि हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, जो काम नीचे वही काम ऊपर।
अब यहाँ मैं 15 का मल्टीप्लाई, देखिए 15 यहीं लिख दिया जाए, √3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा, ब्रैकेट में √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा √3, ठीक है, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है तो रूट हट जाता है तो केवल 3 आएगा, अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो केवल कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कुल किसके है, h के, तो 3 5s are 15, ठीक है, तो कितना आया 5 √3 प्लस 3, और ये इक्वल टू किसके आया, h के, यानी आपकी जो हाइट आई वो 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर आई, मीटर लिख देंगे। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई होगी वो 5 ब्रैकेट में √3 प्लस 3 मीटर होगी, ठीक है, और ये आपने प्रूफ किया, ठीक है, लिख देंगे प्रूव्ड। तो आशा है आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने एक एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, धन्यवाद। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपको एक भवन बना देना है, एक आपको बना देना है भवन, और एक आपको बना देना है क्या, स्तंभ, ठीक है, एक बना देना है भवन और एक स्तंभ। स्तंभ माने पिलर और भवन माने होम, ठीक है, ये आपका पिलर, और इस पे कह रहा है कि जो भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जो भवन का शीर्ष है और जो इस स्तंभ यानी पिलर का शीर्ष है, इसके बीच का जो उन्नयन कोण है यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है बाबू, 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री है तो आपको ये वाला एंगल कितना डिग्री यहाँ मान लेना है, 60 डिग्री मान लेना है। क्लियर हो रहा है। अगली बात करेंगे, अगला आपसे क्या कह रहा है, कह रहा कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब भवन का शीर्ष है कौन सा, ये, इस भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के जो पाद है इसका अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो यहाँ से आप अवनमन कोण खींचते हुए लेके आएंगे और ये अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपरी आधार से होता है तो ये होगा 45 डिग्री। अच्छा, अगर आपका जो ऊपर है वही नीचे है, भाई जो बेस आपने यहाँ ऊपर लिया है इसको मान लीजिए x है, तो नीचे भी वही बेस क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतः कोण वाले थ्योरम से ये एंगल भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। फिर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, जो आपका स्तंभ यानी जो पिलर दिया हुआ है इसकी ऊंचाई उसने कितना दे दिया है, 40 मीटर, ठीक है। स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतना होगी, यानी आपसे भवन की ऊंचाई पूछा है तो भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की ऊंचाई मान लो कितना है, h मीटर है। भवन की ऊंचाई हम कितना मान लेंगे, h मीटर। तो आप मुझे बताओ अगर यहां से यहां तक आपका h है और ये पूरा 40 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 में से ये h निकाल देंगे तो आ जाएगा 40 माइनस h, ये दूरी कितनी आ जाएगी, 40 माइनस h। क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये भाई पूरा 40 है, 40 में से ये वाला h निकाल देंगे तो केवल 40 माइनस h ही तो बचेगा ये। क्लियर हो रहा है। अब आपका ये पूरा फिगर बन के रेडी हो गया है। अब आपको केवल और केवल अप्लाई करना है क्वेश्चंस के फार्मूले को। सबसे पहले tan नंबर 60 लीजिए, tan 60 और tan 45। मैं एक बार tan 45 ही ले लूँ पहले, तो लीजिए tan 45, लिखेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप tan 45 लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और नीचे वाला आधार होता है। तो लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है, h है, अपॉन आधार यानी बेस कितना है, x है, तो h अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन x। तो x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना होगा, h होगा। और ये आपका इक्वेशन नंबर क्या बन के रेडी हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर हो रहा है।
फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। जब आपने एक बार tan 45 डिग्री ले लिया है तो अब आपको tan 60 डिग्री भी लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 के लिए जब आप tan 60 पर आते हो तो ये उसका बेस है और ये यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट है। तो बेस क्या नाम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 40 माइनस एच, ठीक है, अपॉन बेस कितना है आपका x, और x की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है लिख दीजिए, बेस कितना है आपका x, ठीक है। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ये इक्वल टू 40 माइनस एच अपॉन x की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर h, समीकरण नंबर 1 से देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ क्या लिख दीजिए h। क्यों h लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मुझे निकालना है h की वैल्यू, हाइट निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे, h का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो हो जाएगा h √3, और ये माइनस एच इक्वल किधर आएगा तो प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके बचेगा 40 के। भाई h का मल्टीप्लाई √3 में हुआ तो h √3 हो गया, ये माइनस h इक्वल किधर आया तो प्लस h हो गया, और ये इक्वल किसके बचा 40 के। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, h कॉमन दिख रहा है। अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई है 1 का, दोनों में कॉमन दिख रहा है h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 प्लस बचेगा, यहाँ से h कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, तो √3 + 1 इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू सामने निकल के आएगी 40 इंटू में √3 इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में √3 + 1 होगा, ठीक है। ये बात आई। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब हम आंसर को लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कभी भी डिनोमिनेटर का परमेयकरण करके ही लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आपका डिनोमिनेटर में रूट है तो इसका परमेयकरण कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, h इक्वल टू दिया हुआ है 40 अपॉन √3 + 1, ये दिया हुआ है। मैं चाहता हूं इसका परिमेयकरण करना, तो परिमेयकरण करना आपको आता होगा। अगर यहाँ a + b दिया है तो इसको a - b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी √3 + 1 दिया है तो √3 - 1 से ऊपर भी नीचे भी और √3 - 1 से ऊपर भी क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 40 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा -1, ठीक है। तो 40 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 3 - 1 होता है 2, और 2 2 जार 4, 2 0 जार 0। तो h की जो वैल्यू निकल के सामने आई वो कितनी आ गई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था। देखिए कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 - 1 मीटर है, ठीक है। और यही आप यहाँ निकाल करके ले आए, इसका मतलब आपने आंसर ले आया और ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। तो आशा है आपको ये नन्हा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको एक एक बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा कि दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहली बात तो आप अच्छा लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं कि दो घनों का आयतन मान लीजिए एक घन आपने ये ले लिया और दूसरा घन आपने ये ले लिया, तो इस घन का भी आयतन आपका कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और इस वाले घन का भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो आप घन के आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, a क्यूब होता है, और a क्यूब कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर क्यूब रूट 64, और 64 का जो क्यूब रूट आता है वो आता है 4, यानी a की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। a की वैल्यू कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ से
अगर ये घन है तो घन का लेंथ तो भाई सेम ही होना है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ लेंथ l है तो ये भी लेंथ l होगा, यहाँ h है तो यहाँ भी h होगा, ये b है तो ये भी b होगा, जाहिर सी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। अगर ये a है ये भी a होगा तो ये भी a होगा, ठीक है। ये a है ये भी a होगा और ये भी क्या होगा, a होगा। तो जो यहाँ से जब हम दो घन को जोड़ देते हैं, जब दो घनों को जोड़ते हैं तो केवल और केवल उनके लेंथ में परिवर्तन आता है, बाकी हाइट और ब्रेथ दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ एक a और एक a दोनों a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, यानी लेंथ कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और हाइट आपका सेम ही रहेगा, यहाँ a है यहाँ a है तो यहाँ भी क्या रहेगा, a ही रहेगा, a ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ हाइट ब्रेथ आपका a है, यहाँ भी a है तो यहाँ भी क्या होगा, ब्रेथ आपका a ही होगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घनाभ का। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चल रहा है तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। और यहाँ 2 इंटू L, लेंथ कितना है, 2a है, ठीक है। लेंथ कितना है, 2a है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी हो गई है, 4। तो यहाँ से अगर मैं लेंथ निकालूं तो लेंथ कितना है, 2 इंटू a और a की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 8 हो जाएगा। ब्रेथ कितना है, a और a की वैल्यू कितनी हुई है, 4, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट भी कितना है, a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 8, इंटू b कितनी है, 4, प्लस b कितना है, 4, इंटू हाइट कितना है, 4, प्लस h कितना है, 4, इंटू लेंथ कितना है, 8। तो यहाँ देखेंगे 2 गुणे 8 चौक 32, 4 चौक के 16 प्लस 8 चौक 32, इसको जोड़िएगा तो 2 गुणे 32 32 64 64 64 और 6 70 70 और 10 80, तो 2 गुणे 80 यानी 160 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। एक बात आप जानिए कि जब दो घनों को जोड़ते हैं तो केवल और केवल उनके लेंथ में परिवर्तन होता है, बाकी ब्रेथ और हाइट दोनों सेम रहता है। क्लियर है। तो ये आपके इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है सी नंबर क्वेश्चन कि यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, तो जीरो जो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगी, ठीक है। यानी कि 0 होगी या तो 90 से कम होगी, 0 या 0 और 90 के बीच में, यानी कि 90 भी हो सकती है, यहाँ बराबर लगा हुआ है। तो a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। और एक बात और भी कहा है कि जो a है वो बड़ा होना चाहिए b से। तो चलिए देखते हैं। या मैंने पहले ही लिख लिया है, या मैंने इक्वेशंस को पहले ही लिख लिया है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो आप जानते हैं cos a माइनस बी बराबर, cos कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप सब कहोगे cos 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो a माइनस बी की वैल्यू जो होगी, cos से cos अगर मैं कहूँ तो कैंसिल आउट हो जाए, हालांकि कैंसिल करते नहीं है, आप केवल एज्यूम करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि cos से cos अगर हट जाएगा तो a माइनस बी की जगह पर क्या बचेगा, केवल 30 डिग्री बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर बन के क्या हो गया, रेडी 1। और इसी तरह से इसको देखें तो sin a प्लस बी बराबर लिखा हुआ है, तो लिखिए sin a प्लस बी बराबर साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। और यहां से अगर मैं तुलना कराऊं तो a साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा है, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी सामने वो आएगी 60 डिग्री। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका, सेकेंड। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से
अब समीकरण 1 और 2 को लिया जाए तो समीकरण 1 से a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। और समीकरण 2 क्या दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर दिया हुआ है 2। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे, आप इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर, और जैसे ही आपने इसको जोड़ा तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक a और एक a कितना हो जाएगा 2a, और 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी सामने 90 डिग्री अपॉन में 2, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 245। तो a की वैल्यू सामने आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, अब a इक्वल टू 45 यहाँ नीचे कर लेना, a इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, और प्लस में b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू सामने आएगी 60 और प्लस 45 माइनस 45, तो घटाएंगे तो आएगा आंसर कितना 15 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। आपसे a और b पूछा था, कहा था a बड़ा होना चाहिए b से, तो a बड़ा भी है b से। ठीक है, और आपसे कहा था a और b 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए, वो भी 90 के बीच में है, यानी आपका टोटली क्या होता है यहाँ पर आपका सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है x अक्ष द्वारा, अगर x अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो y बराबर क्या होगा 0, और अगर y अक्ष पर विभाजित कर रहा है तो x अक्ष बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर आपको x अक्ष विभाजित किया है, तो x अक्ष पर यही कहीं मान लीजिए विभाजित किया होगा, तो x अक्ष पर विभाजित किया है तो x अक्ष लिख देंगे यहाँ पर, और तो अगर x अक्ष पे विभाजित किया तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आपको कंफर्म हो गया है, x अक्ष पर विभाजित करेगा तो y बराबर 0, और अगर y अक्ष पर विभाजित करेगा तो x बराबर 0, ये बात आप कंफर्म रखेंगे। ठीक है, अब किस रेशियो में विभाजित कर रहा है ये भी नहीं पता है, कह रहा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस रेशियो में विभाजित कर रहा है ये भी मुझे पता नहीं है, तो वो रेशियो में मान लेता हूँ m1 और इसको मान लेता हूँ मैं m2, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने एक को मान लिया m1 और एक को मान लिया मैंने m2। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, एक बार आपको y अक्ष वाला देखना है, तो y अक्ष पे क्या होता है 0, y अक्ष पे क्या रखा हुआ है 0, और 0 बराबर क्या होता है m1। अगर मैं y अक्ष का निर्देशांक लिखता हूं तो क्या होता है y बराबर m1 y2, m1 इंटू y2 कितना है 5, प्लस m2 y1, y1 कितना है इंटू में -5। ठीक है, m1 लेंगे तो y2 लिया जाएगा, m2 लेंगे तो y1 लिया जाएगा, और अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर हो रहा है। अब m1 प्लस m2 को इक्वल किधर लेके आएंगे, तो m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 0 में, और m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 ही आएगा, और ये इक्वल किसके आएगा 5m1, और प्लस इंटू माइनस माइनस 5m2। क्लियर हो रहा है। अब इस -5m2 को इक्वल किधर लेके आएंगे तो हो जाएगा +5m2, और ये इक्वल किसके आएगा 5m1 के। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं m1 और m2 का रेशियो निकालूं तो m1 ये इंटू का m2 इधर आएगा तो अपॉन m2 इक्वल टू यहाँ 5 पहले है 5 लिख दीजिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया तो आया 1/1। इसी को हम लिख सकते हैं जो m1 रेशियो m2 आया वो कितना आया 1:1। क्लियर हो रहा है। तो m1 और m2 का रेशियो मुझे मिल गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x अक्ष का निर्देशांक। तो x अक्ष के निर्देशांक के लिए, अच्छा जब 1:1 के लिए हो गया यानी कि दोनों बीच क्या है मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, जब x अक्ष का लगाते हैं तो x अक्ष में मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है x1
प्लस x2 बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से अगर मैं x1 की वैल्यू पूछूं तो x1 की जगह पे क्या है 1 है, प्लस x2 की जगह पर क्या है -4 है, और अपॉन में कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 और प्लस इंटू माइनस -4 अपॉन में कितना 2, -4 + 1 -3 अपॉन में 2, यानी x की वैल्यू कितनी आई -3/2। तो अगर मैं आपसे निर्देशांक पूछूं कि वो कौन सा निर्देशांक है जिसने डिवाइड किया, तो वो निर्देशांक क्या होगा। आपने वो निर्देशांक क्या माना हुआ है, x, 0 माना हुआ है, तो आप लिखोगे x, 0, और x की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने -3/2, और कॉमा में क्या हो जाएगा 0, और यही इस प्रश्न का होगा राइट आंसर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा है आपको हमारे ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके डिस्कस किया और आपको समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर आपको इस सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, अगर लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।